वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फिर आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे आपके एनडीए 2021 के फिजिक्स के प्रिपरेशन के लिए। और आज से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसा कि कल हमने कहा था कि आज से टॉपिक स्टार्ट होगा यूनिट एंड डायमेंशन। तो किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि उसका बेसिक बैकग्राउंड क्या है। थोड़ा सा डिस्कशन उसके बेसिक बैकग्राउंड पे रहेगा, क्योंकि उस बेसिक बैकग्राउंड से आपको जो भी एसएसबी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपको उस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए और सारी चीजों में आपको काफी मदद मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स क्या है और आपके फिजिक्स के लिए कौन कौन सी क्वांटिटीज और किस तरीके से आप फिजिक्स को डिफाइन करते हैं। तो उसमें आपका जो फिजिक्स है, नेचर में आपके जितने भी इवेंट हो रहे हैं उन सारे इवेंट को अगर कोई एक डिस्क्राइब कर सकता है तो वो आपका फिजिक्स है। तो आपका बेसिकली जो नेचर है, नेचर दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। आपका नेचर जिन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है वो है आपकी एक मास, जिसको आप कहते हो मैटर, और दूसरा है एनर्जी। मैटर और एनर्जी और इनके जितने भी कंस्टिट्यूएंट हैं, उनके स्टेट, उनके मोशन को, उनके स्पेस टाइम कर्वेचर के हिसाब से उनके अलाइनमेंट को अगर कोई फिजिकल साइंस जो है या जो नेचुरल साइंस जो डिफाइन करता है वो फिजिक्स है। तो नेचर के जितने भी इवेंट हैं आपके, उसका एक कॉन्सिक्वेंट उसका जो भी आपका एक एक्सप्लेनेशन है वो आप फिजिक्स के माध्यम से उसको कर सकते हैं। अब बेसिकली जो नेचर के जो भी इवेंट हो रहे हैं, आप उसको अगर समझना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या टूल होगा। इसको आप एक ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हो कि मान लो कि कोई आपका फ्रेंड और आप एक चेस बोर्ड पे बैठ जाते हो और कहते हो आज चलो आज चेस खेलते हैं मिलके। आपका कोई एक तीसरा फ्रेंड आता है जिसको वो चेस के गेम उतने अच्छे तरीके से नहीं पता है, वो भी आपके साथ खेलना चाहता है। तो आप क्या कहोगे? बेसिकली यही कहोगे कि भाई तू बैठ और अभी थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करो, हमें देखो कि हम कैसे खेल रहे हैं, उसके बाद फिर दूसरी बारी में तुम आ जाना। तो वो बैठ के उस गेम को पूरी तरीके से ऑब्जर्व करेगा। अब एक अच्छे ऑब्जर्वर की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो हर एक पॉइंट को ऑब्जर्व करे, ताकि उसको अगली बार का जो गेम खेलना है वो उसको पूरे गेम को अपनी एक ऑब्जर्वेशन में सीख जाए। तो उस ऑब्जर्वेशन में वो देखेगा कि इसमें ढेर सारे जो चेस में उसकी डिफरेंट एंटिटीज हैं, और उसको वो दोनों साइड की दो डिफरेंट एंटिटीज हैं, जिसमें आपका यहाँ पे ऊंट भी है, घोड़ा भी है, प्यादा भी है, तो सारी एंटिटीज यहाँ पे बनी हुई है। वो ये देखेगा कि पहली बार इसने एक मूव किया यहां से यहां के लिए, दूसरी बार इधर से इधर के लिए मूव हुआ। तो इस तरीके से वो एक एक मूव को ऑब्जर्व करता हुआ अपने सारे कॉन्सेप्ट को, चेस के कॉन्सेप्ट को डेवलप करेगा, क्योंकि उसको अगली बार खेलना है। वो अगली बार बैठने की कंडीशन में नहीं है, वो किसी तरीके से आपकी बात मान के बैठा हुआ है कि चलो वो इस बार बैठ जाते हैं, लेकिन अगली बार तो मैं पूरा सीख के आऊंगा और मैं ही बैठूंगा और मैं ही जीतूंगा। तो उसके लिए वो एक एक मूव को ऑब्जर्व कर रहा है कि चलो प्यादा पहले एक कदम आगे की तरफ बढ़ा है, फिर उसके बाद इधर से भी एक प्यादा बढ़ता है, तो भाई एक बार इधर से चलते हैं तो दूसरी बार इधर से चलते हैं। उसने एक ऑब्जर्वेशन ले लिया। फिर उसने ये देखा कि इधर से जो ऊंट है वो सीधा नहीं चलता, वो टेढ़ा चल रहा है, वो इधर से चलकर इधर आ जा रहा है, और इधर से भी उसने ऊंट उसी दिशा में चलाया है, उसी तरीके से टेढ़े की तरह चलाया हुआ है। तो ये समझ में आ गया भाई प्यादा तो सीधा चलता है लेकिन ऊंट जो है वो टेढ़ा चल रहा है। इसी तरीके से वो हर एक ऑब्जर्वेशन को देख रहा है कि जो रानी है वो कहीं भी चल सकती है, जो आपका क्वीन है, जो राजा है वो एक एक कदम आगे पीछे चलता है। वो हर एक ऑब्जर्वेशन को देख रहा है और उसके मन ही मन में ये आ रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छा गेम है, मैं तो सीख तो रहा हूं, पूरा एक एक मैं पॉइंट मेरे दिमाग में नोट हो रहा है, और अगली बार का गेम तो मैंने ही खेलना है। तब तक एक एक मूव ऐसा आया जहां पे उसका प्यादा यहां पे आया, दूसरे का यहां पे आया, और उसने इसको क्रॉस करता हुआ उसको उसकी प्यादे को उसने कट किया। नया ऑब्जर्वेशन, अरे भाई अभी तक तो प्यादा तुम्हारा सीधा चल रहा था, तुमने ये कैसे कर दिया? ये तो प्यादा सीधा चलना चाहिए था। तो
उसको फिर यहां पे ऑब्जर्वेशन में करेक्शन आया कि भाई जो प्यादा सीधा चलता है वो जब उसके सामने कोई दूसरा आता है और उसको कट करना होता है तो कट वो तभी कर सकता है जब वो उसके क्रॉस पे हो, वो सीधा कट नहीं करता, कट करते समय वो टेढ़ा कट करता है। तो उसके ऑब्जर्वेशन में करेक्शन आया कि जो प्यादा अभी तक मेरा सीधा चल रहा था, जब उसके कट करने की बारी आएगी तो वो उसको क्रॉस में ही कट कर सकता है, सीधा कट नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही ऑब्जर्वेशन जो है वो नेचर के लिए भी है। प्रकृति आपको रोज नए नए ऑब्जर्वेशन दिखाती है, आपके लिए नई नई चीजों को वो ऑब्जर्व करने का मौका देती है, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन और आपके जो कंक्लूजन उस ऑब्जर्वेशन पे बने हुए हैं वो तभी तक सही हैं जब तक आपको दूसरे ऑब्जर्वेशन उसके कंट्राडिक्शन में नहीं मिल जाते। और ऐसा हमेशा होता आया है और आगे भी होता आएगा। तो इसी तरीके से जो फिजिकल लॉज बने हुए हैं, जो फिजिक्स के लॉज बने हुए हैं, वो ऑब्जर्वेशन बेसिस पे है। लोगों ने ऑब्जर्वेशन किए हैं, चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, चाहे टेस्ला हो, चाहे न्यूटन्स हो, चाहे फैराडे हो, इन सभी ने बेसिक फिजिक्स के कुछ नेचर को देखा है, कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, उनके कुछ ऑब्जर्वेशन लिए हैं और उनके हिसाब से उन ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके लिए उन्होंने कुछ लॉस दे दिए हैं और वो लॉस तब तक सही है जब तक आपके कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन नहीं आ जाते जिसमें इस लॉस को थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है, कुछ एडिशन करने की जरूरत है। और कई बार नए ऑब्जर्वेशन ऐसे होते हैं कि आपका ये लॉ फेल भी कर जाता है। तो फिजिक्स के जो नेचुरल लॉस बने हुए हैं वो कुछ इसी टाइप के गेम की बेसिस पे हैं, जहां आपको ऑब्जर्वेशन जो है इस स्तर का होना चाहिए कि आप मैक्सिमम चीजों को कंक्लूड कर सकें, लेकिन उसकी गारंटी इस बात की नहीं है कि वो हमेशा के लिए सदा सत्य बने रहेंगे। आपने जो एक ऑब्जर्वेशन ले लिया वो हमेशा ही सही रहेगा। वो तभी तक सही है जब तक अगला ऑब्जर्वेशन जो है उसको कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा है और आपके लॉज में कुछ करेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपके लॉज में कुछ एडिशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो जो इस तरीके से पूरे फिजिक्स को डिफाइन किया गया है। दूसरा क्या है, इसका एप्लीकेशन कहां कहां पे है, फिजिक्स के एप्लीकेशन कहां पे है। तो जो आपके फिजिक्स के बेसिक एप्लीकेशन है वो आपके नेचर में जितने भी इवेंट हो रहे हैं और जितनी भी घटनाएं हैं और उनके लिए जो भी जिम्मेदार कारक है वो आपका फिजिक्स है। तो एक तो सबसे बड़ा एप्लीकेशन ये है कि नेचर के हर एक इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको इस फिजिक्स के टूल की जरूरत पड़ रही है। ये खुद में एक बहुत बड़ा इसका एप्लीकेशन है। दूसरा, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप उन चीजों का फिर से नए तरीके में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, उसको फिर से क्रिएट कर सकते हैं और आपको नए नए इन्वेंशन मिल रहे हैं। आपके जितने भी इन्वेंशन है, चाहे वो डिवाइसेस के हों, नए नए गैजेट्स के हों, या जितने नए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आ रहे हैं आपके, वो किससे आ रहे हैं? आपके इसी फिजिक्स के उन ऑब्जर्वेशन और उन जो फंडामेंटल लॉज बने हुए हैं उन्हीं के बेसिस पे ये डिवाइस का मैन्युफैक्चर हो रहा है, आपके नई नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है। ये सारा सब कुछ किसके वजह से हो पा रहा है? आपके फिजिक्स की वजह से। तो फिजिक्स नेचर का वो बेसिक टूल है जो आपको हर एक इवेंट को डिस्क्राइब करने की पावर रखता है। अगर आपकी फिजिक्स की पकड़ अच्छी है, आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप उन नए इन्वेंशन को समझ सकते हैं और उस नए इन्वेंशन के बेसिस पे उसमें और क्या फर्दर इंप्रूवमेंट पॉसिबल है, उस आप पॉसिबिलिटीज को भी अचीव कर लेंगे, क्योंकि आपका जो फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है उस इवेंट और उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उसको आपने एक बेसिक प्रिंसिपल से फिक्स किया हुआ है। तो ये कुछ फिजिक्स के बेसिक एप्लीकेशन है। अब जो आपका फिजिक्स है, आप कितने ऐसे ऑब्जर्वेशन कर सकते हो? मान लो कि आपने एक ऑब्जर्वेशन किया कि एक 6 फीट का आदमी जो है जिसका वजन 80 केजी है, वो एक टेबल से ऊपर की तरफ से कूदता है तो वो नीचे की तरफ जमीन पे गिर जाएगा। ये आपने ऑब्जर्व किया कि एक 6 फीट का आदमी है जिसका वजन 80 केजी है, अगर वो टेबल पे ऊपर चढ़कर कूदता है तो वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो आपने एक ऑब्जर्वेशन बना लिया, 6 फीट के 80 किलो के आदमी को टेबल के ऊपर चढ़कर कूदना नहीं चाहिए।
क्या ये 5 फीट के और 60 केजी के आदमी के लिए भी ट्रू है? तो क्या इसके लिए एक अलग ऑब्जर्वेशन करने की हमें जरूरत है? अगर हमने अपने पहले ही ऑब्जर्वेशन को एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया जिसमें हम ये फिक्स कर लें कि आदमी अगर ऊपर से नीचे कूद रहा है तो उसका जो मास है उसके गिरने में कितना सहयोग कर रहा है, उसकी जो ग्रेविटी है वो कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसकी जो हाइट है वो कितना इन्फ्लुएंस करेगी। अगर इन सारे टर्मिनोलॉजी को हमने एक अगर मैथमेटिकल इक्वेशन दे दिया तो हम यहां से बता सकते हैं कि चाहे वो 80 केजी का हो, चाहे 60 केजी का हो, चाहे 15 केजी का हो, वो अगर इतने हाइट से कूदेगा तो जमीन पर इस वेग से, इस वेलोसिटी से गिरेगा और इतना टाइम लगेगा उसको गिरने में। तो इस तरीके के जो भी आपके कंक्लूजन है उसके लिए आपको मल्टीपल ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन अनलिमिटेड है। आप कितने में करोगे? 80 केजी है, 60 केजी है, 50 केजी है, 40 केजी है, आप तो ऑब्जर्वेशन करते ही चले जाओगे। हाइट भी बढ़ रही है, चेंज भी हो रहा है, ग्रेविटी भी चेंज हो सकती है। तो इतने मल्टीपल ऑब्जर्वेशन करके किसी चीज का कंक्लूजन कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन अनलिमिटेड है, संभावनाएं अनंत है और आप उन अनंत संभावनाओं में खो से जाओगे और आपका कोई एक क्लियर कट ऑब्जर्वेशन, एक कंक्लूजन रिमार्क की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए इस टाइप के ऑब्जर्वेशन को एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरत है। तो इसी वजह से जो फिजिक्स है, फिजिक्स का मैथमेटिक्स के साथ एक इंटर रिलेशन होना जरूरी है। ये इंटर रिलेशन आपको ढेर सारे ऑब्जर्वेशन न करने की सहूलियत देता है। आपको एक ही ऑब्जर्वेशन को अगर आपने मैथमेटिकल इक्वेशन में लिख दिया तो आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी मैथमेटिकल इक्वेशन में वैल्यू ऑफ एक्स या मास या हाइट को वेरी करते चले जाओगे और आपका डिफरेंट कंक्लूजन हर एक डेफिनेट केस के लिए बनता चला जाएगा। तो ये है मैथमेटिक्स का यूज फिजिक्स में। हमने अपनी पहली क्लास में भी कहा था कि मैथ और फिजिक्स जो है वो एक दूसरे के लिए काफी सपोर्टिंग सब्जेक्ट रहा है शुरू से, और इसीलिए कहा गया है कि मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। कोई भी अगर आपको फिजिक्स की फिनोमिना को डिस्क्राइब करना है, किसी भी फिजिकल कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छी जो लैंग्वेज हो सकती है वो है मैथ की, क्योंकि एक क्लियर कट फार्मूले या एक क्लियर कट रिलेशन से आप नंबर ऑफ इवेंट को, नंबर ऑफ केसेस को डिस्क्राइब कर सकते हो। अब मैथमेटिक्स जो है वो आपको फिजिकल कॉन्सेप्ट में उसको एक्सप्लेन करने में मदद करता है, लेकिन जो बेसिक हमारा जो टारगेट है वो है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना, न कि बहुत टिपिकल मैथमेटिक्स की तरफ घूमना या बहुत ज्यादा हम कोर मैथमेटिक्स की तरफ। ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास मैथमेटिक्स कमजोर भी होगी तो भी हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को बाय लैंग्वेज में समझा सकते हैं। जैसे हमारे पुराने समय के जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे गांव में रहते हैं, उनको बहुत अच्छे मैथमेटिकल टर्म्स नहीं आते, फिर भी उनके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं भाई साहब। आप ये मत सोचो कि दादाजी को कहोगे उन्होंने नहीं पढ़ा ग्रेविटेशन का फोर्स F = G m1 m2 अपॉन r², तो दादाजी ये नहीं जानते कि पेड़ पे चढ़ के कूदने से आदमी नीचे गिरता है। दादाजी को पता है, दादाजी को ये रिलेशन भले ना पता हो, लेकिन दादाजी का फिजिकल कॉन्सेप्ट क्लियर है दिमाग में कि आपका अगर कोई आदमी पेड़ पे चढ़कर कूदेगा तो जमीन पे ही गिरना है, जितना भारी आदमी कूदेगा वो ज्यादा जोर से गिरेगा। ये सारी कॉन्सेप्ट दादाजी के दिमाग में क्लियर है, भले उनको मैथमेटिक्स के ये फार्मूले नहीं पता होते। अगर उनको पता होते तो उनके दिमाग में ये चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती कि भाई कितने हाइट से गिरेगा, उसमें मान लो कि चांद से गिरेगा तब क्या होगा, अगर मान लो हम एक ऐसा ग्रेविटेशनल फ्री सिस्टम कर दें तब। ये सारे जो आपके जो महीन कॉन्सेप्ट हैं, जो बारीक चीजें हैं, वो दादाजी नहीं जानते, और वही अंतर क्रिएट करता है कि जो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझता है और एक जो फिजिकल कॉन्सेप्ट समझता है। तो ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स का इंटर रिलेशन है। अब हम आते हैं अगला टॉपिक पे, क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। तो किसी भी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में, जो भी फिजिक्स का ऑब्जर्वेशन है, उसमें जो पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी क्या कहलाती है? क्वांटिटी वो एंटिटी है जिसको आप मेजर कर रहे हो। क्वांटिटी ये क्या है? विच कैन बी
विच कैन बी मेजरेबल। अगर कोई चीज मेजर की जा सकती है तो उसको हम क्या कहते हैं, वही आपकी क्या बनती है, क्वांटिटीज बनती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज जो है वे सारी चीजें हैं जिनका मेजरमेंट पॉसिबल है, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो अगर मेजरमेंट को कहें कि मेजरमेंट किस तरीके से करेंगे आप, मेजरमेंट के आपके डेफिनेट टूल्स होंगे, उन टूल से आप मेजर करेंगे। अगर आपको हाइट मेजर करनी है तो आप हाइट को मेजर करने के लिए क्या करेंगे, आपको हाइट मेजर करनी है तो आप हाइट मेजर करेंगे मीटर स्केल से। आपके पास अगर मीटर स्केल है तो मीटर स्केल से आप उसकी हाइट मेजर कर सकते हैं। और अगर आपको मेजर करनी है किसी की का एरिया मेजर करना है तो एरिया के लिए आपको दो लंबाई और चौड़ाई दोनों का मेजरमेंट करना होगा। उस लंबाई और चौड़ाई के मेजरमेंट से आप किसी भी चीज का एरिया मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको अगर टेम्परेचर मेजर करना है तो आपको अगर टेम्परेचर मेजर करना है तो आपको थर्मामीटर होना चाहिए। थर्मामीटर पे आपके टेम्परेचर के स्केल हो सकते हैं, वो सेल्सियस के हो चाहे फ़ारेनहाइट के हो। तो इस तरीके से किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट पॉसिबल है। अगर आपको उसके करस्पॉन्डिंग का इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में है तो आप उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो क्वांटिटीज दो टाइप की हो सकती हैं। पहला होगी आपकी एक फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा होगा डेराइव्ड क्वांटिटीज। अब ये फंडामेंटल क्या है और डेराइव्ड क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, जिनको डिराइव करने के लिए या जिनको एक्सप्लेन करने के लिए किसी अनदर क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो इंडिपेंडेंट नेचर की हैं और जो जिनको डिराइव करने के लिए, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए दूसरे क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि इन क्वांटिटीज के बेसिस पे अदर क्वांटिटीज डिफाइन की जा सकती हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो आपके फिजिक्स में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो कुछ क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा गया है इस वजह से क्योंकि उनको डिराइव करने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए किसी अनदर क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो वो क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? आपकी जो क्वांटिटीज हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो ये 7 क्वांटिटीज जो हैं वो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज में आती हैं। अब ये जो क्वांटिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली क्वांटिटीज फंडामेंटल की कौन सी है? वो है आपकी लेंथ। पहली क्वांटिटीज कौन सी है? लेंथ। लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेंथ का यूनिट क्या है? वो है मीटर। अभी हम यूनिट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि यूनिट कितने टाइप की हैं, उनके डिफरेंट एसआई क्या हो सकती हैं, सीजीएस क्या हो सकती है, ये सारा अभी हम डिस्कस करेंगे जब हम यूनिट वाले पोर्शन पे आएंगे। तो अभी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में, या जिसको हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज के आधार पे अदर सारी क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ बेस क्वांटिटी, इस वजह से इसको हमने कहा है बेस क्वांटिटीज। तो जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज में पहली क्वांटिटी है वो है लेंथ। किसी की लंबाई नापनी है तो उसके लिए आपका एक यूनिट दे रखा है मीटर, उसका सिंबल आपका यूनिट का मीटर का है। इसी तरीके एम, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है आपका मास। तीसरा है टाइम। चौथा कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट। करंट कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट। बहुत डिफरेंट टाइप के करंट भी पॉसिबल हैं, लेकिन यहां पे हम किस क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट को। थर्ड कौन सा है? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ठीक है, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है। टेम्परेचर की कौन कौन सी यूनिट हो सकती है? सेल्सियस हो सकती है, फ़ारेनहाइट हो सकती है, केल्विन हो सकती है, डिग्री सेंटीग्रेड भी होती है। तो ये सारी जो यूनिट्स हैं, लेकिन हमने जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट यहां पे लिखा हुआ है, चूंकि वो एसआई यूनिट के फॉर्म में लिखा गया है, अभी आगे डिस्कस करेंगे एसआई क्या है, तो उसमें इसको क्या लिया गया है? केल्विन। अगली फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर किसी भी सब्सटेंस को आपको मेजर करना है कि उसमें कितना
उसका कितनी वैल्यू है, तो उसको किससे कहते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से। इसकी यूनिट क्या है, मोल। जनरली मोल का आपने यूज पढ़ा होगा, अगर 11th-12th में आपने देखा होगा, तो मोल कहां पे आप ज्यादा पढ़ते हो, मोल कॉन्सेप्ट आता है केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, जिसमें आप नंबर ऑफ एटम किसी मॉलिक्यूल में आप बात करते हो तो एवोगाड्रो नंबर आता है, वहां पे ये मोल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। इसको हम अभी और आगे भी रिवाइज करेंगे और आप अपने केमिस्ट्री वाले सेक्शन में भी इसको काफी अच्छे तरीके से देखेंगे। और लास्ट जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, प्रकाश की ज्योति तीव्रता। इसको क्या कहते हैं, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का आप ऐसे समझ सकते हो, बाकी चीजें तो आप समझ रहे हो, लेंथ है, ये यहां से यहां तक की दूरी को लेंथ कहते हैं। मास है, कोई चीज कितना मैटर कंटेंट करता है उसको मास से डिफाइन करते हैं। टाइम, एक दो इवेंट के बीच में कितना इंटरवल आ रहा है उसको मेजर करने के लिए हमें टाइम की रिक्वायरमेंट है। तीसरी है इलेक्ट्रिक करंट। अगर मान लो किसी भी वायर में या किसी भी कंडक्टिंग सब्सटेंस में अगर कोई चार्ज फ्लो हो रहा है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट बन जाता है। इसी तरीके से है टेम्परेचर। टेम्परेचर किसी भी वस्तु के अंदर जो उसका वो गर्म है या ठंडा है इस चीज का जो एहसास कराती है वो क्या कहलाता, किससे होता है, आपका टेम्परेचर है। अगर वो ठंडी है तो आप कहोगे उसका टेम्परेचर रिलेटिवली कम है, और अगर वो गर्म है तो टेम्परेचर रिलेटिवली ज्यादा है। कभी भी कोई भी चीज एब्सोल्युटली गर्म या एब्सोल्युटली ठंडी नहीं होती, समझ रहे हैं। अगर आप जलते हुए पानी में हाथ डाल के और उसके बाद नॉर्मल पानी को टच करोगे तो आपको नॉर्मल पानी क्या दिखाई पड़ेगा, बहुत ठंडा है। और वहीं आप बर्फ में अपना हाथ डाल दो, आप आइस क्यूब को पकड़ लो ढेर सारे, और उसके बाद उसी नॉर्मल पानी को में आप दोबारा हाथ डालोगे तो आपको वही नॉर्मल पानी क्या दिखाई देगा, गर्म। तो इसलिए कोई भी चीज एब्सोल्युटली ठंडी या गर्म नहीं होती, वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जिसको हम किससे समझ सकते हैं, टेम्परेचर से समझ सकते हैं। जब हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो प्रीवियस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज क्या है वो सारी चीजें वहां डिस्कस करेंगे हम। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी चीज का मेजरमेंट मैंने बता दिया, उसको किससे करते हैं, मोल से करते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या बताती है, ज्योति तीव्रता। आप कहते हैं कि हमारी ट्यूबलाइट जो है या हमारा बल्ब है वो ज्यादा प्रकाश नहीं कर रहा है, 100 वाट वाला बल्ब लाओ भाई, दिखाई नहीं पड़ता, ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता है। आजकल लोग टिकटॉक बना रहे हैं, चेहरे पे बहुत ज्यादा लाइट रखते रहे हैं, तो लाइट रखने का क्या मतलब है, वो उनकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ताकि उनकी जो ज्योति तीव्रता है, जो उनकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाए और उनका जो भी वीडियो है वो बहुत क्लियर आए। तो ये सारे जो भी क्वांटिटीज हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज में आते हैं, और आपके इन सारे क्वांटिटीज के लिए ये सारे आपके यूनिट डिफाइन किए गए हैं, उनके ये करस्पॉन्डिंग सिंबल हैं। सिंबल्स को भी एक बार देख लीजिए। मीटर के लिए स्मॉल m, और आपके मास के लिए जो यूनिट दी है वो किलोग्राम है, किलोग्राम की यूनिट क्या होगी, केजी। और आपके लिए जो टाइम है, टाइम की यूनिट है सेकेंड। सेकेंड को किससे डिफाइन करेंगे, सेकेंड को डिफाइन करेंगे स्मॉल s से। ये गलती बहुत लोग करते हैं, SEC लिख देते हैं सेकेंड को। SEC सेकेंड नहीं होता, उसकी यूनिट फिक्स कर रखी है स्मॉल s। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को केल्विन, जिसकी स्मॉल यूनिट क्या है, जिसका सिंबल क्या है, के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, जिसका सिंबल क्या है, MOL। यहां पे भी ध्यान देना है, MOLE नहीं है, ये MOL है। इसकी जो सिंबल्स है, सिंबल स्टैंडर्ड नोटेशंस होते हैं, तो आप इसको MOL से लिखेंगे ना कि MOLE से। और लास्ट क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट क्या है, कैंडिला, उसको कहते हैं CD से। इसके अलावा जो आपकी जो दो और यूनिट हैं जिनको कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन सी है, एक है आपका प्लेन एंगल और एक है आपका सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को किससे डिफाइन करते हैं, रेडियन से, और सॉलिड एंगल को किससे डिफाइन करते हैं, स्टे रेडियन से। प्लेन एंगल को रेडियन से, प्लेन एंगल, ये आपका प्लेन एंगल हो गया, और दूसरा क्या हो गया आपका सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की यूनिट हो गई आपकी स्टे रेडियन, जिसको SR से डिफाइन करते हैं, और प्लेन एंगल की यूनिट हो गई आपकी रेडियन, जिसको RAD से डिफाइन करते हैं।
तो ये दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। प्लेन एंगल को आप ऐसे समझ सकते हो कि वो आपका सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई प्लेन एंगल क्या होता है। प्लेन एंगल अगर मान लो कि किसी ये जो एंगल बन रहा है जो एक प्लेन पे बनता है उसको क्या कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं। किसी भी यूनिट पे जो आपका एंगल बन रहा है, किसी भी दो लाइन के बीच का जो एंगल बन रहा है वो आपका क्या कहलाता है, प्लेन एंगल कहलाता है। और सॉलिड एंगल क्या है, सॉलिड एंगल ये है कि मान लो कि यहाँ पे एक स्फीयर है और आपको इसका एंगल मेजर करना है, तो इसका जो एक कोनिकल एंगल बनेगा, जो एक आर्क रेडियन में बनेगा, वो किस में बनता है, स्टेरेडियन में, एसआर में। वहां पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, स्टेरेडियन। वो किस चीज को बताता है कि वो सरफेस जो स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस कितना बड़ा है या कितना छोटा है। आप एक कोन देखते हो, एक कोनिकल शेप है और आपका यहां से एंगल शुरू होगा ये, तो ये सारे जो इसके एंगल बनते चले जा रहे हैं वो क्या बनेंगे, उसके स्टेरेडियन बनेंगे। तो ये स्टेरेडियन और रेडियन दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं और उनके करस्पॉन्डिंग ऊपर जो हमने देखा है वो उनकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन में हमने देख लिया कि जो आपकी यूनिट्स हैं वो दो टाइप की हैं, एक है फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरी है सप्लीमेंट्री यूनिट। फंडामेंटल यूनिट जो बेस यूनिट है, बेस यूनिट 7 है, उसी में आती है आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अलावा जो फंडामेंटल यूनिट से जो सारी यूनिट डिफाइंड हो सकती हैं वो क्या है, फंडामेंटल से जो डिफाइंड होने वाली है वो यूनिट क्या कहलाती हैं, डेराइव्ड। अब डेराइव्ड यूनिट्स कौन कौन सी हैं, ये फंडामेंटल यूनिट आपने समझ लिया कौन कौन सी हैं, लेंथ है, यहीं पे रिवाइज करना है हमें, सारा सब कुछ जो भी करना है इसी प्लेटफॉर्म पे हमें रिवाइज करके जाना है। जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो हो गई आपकी लेंथ, आपका हो गया मास, आपका हो गया टाइम, और कौन सी हो गई, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपकी हो गई फंडामेंटल यूनिट, ये सारी हो गई आपकी फंडामेंटल यूनिट। और इनसे डिराइव, इन्हीं 7 यूनिट से और रेडियन और स्टेरेडियन से जो डिफाइंड हो रही हैं, इन्हीं से जो डिफाइंड हो रही हैं वो क्या है, आपकी डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट में कौन कौन सी यूनिट आएंगी, आपकी डिराइव्ड यूनिट में जो आएगा वो होगा, जैसे मान लो आपको एरिया निकालना है, अभी बताया मैंने, एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी लेंथ मेजर करनी पड़ेगी और इसकी विड्थ मेजर करनी पड़ेगी। लेंथ और विड्थ अगर आपने मेजर कर लिया तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, और आपको पता चल गया कि उसका एरिया कितना है। तो लेंथ को किस में मेजर करेंगे, लेंथ में, एल में, विड्थ भी क्या है, एक तरीके का लेंथ ही है, उसका भी मेजरमेंट किस में होगा, मीटर में। तो ये हो गया मीटर इंटू मीटर, तो इसलिए एरिया की यूनिट क्या हो गई, एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कौन सी यूनिट हो गई, डिराइव्ड यूनिट। क्लियर है। इसी तरीके से मान लो आपको निकालनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है जो कि क्या है आपका लेंथ। डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंट होता है, लेंथ से, और इसकी यूनिट क्या हो गई आपकी मीटर। टाइम सेकेंड से, तो मीटर अपॉन सेकेंड, ये हो गई आपकी किसकी यूनिट, वेलोसिटी की, जो कि दो फंडामेंटल यूनिट मीटर और सेकेंड से मिलकर बनी हुई है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम, डिराइव्ड यूनिट। तो वे सारी यूनिट, वो सारी क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव हो रही हैं, उनको हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं, और उनके लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। अब जो आपका डायमेंशन है, डायमेंशन को हम कैसे समझते हैं, डायमेंशन क्या बताता है हमें, अगर हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज से, हमारे पास दो एंटिटीज हो गई, एक हो गई फंडामेंटल और दूसरी एंटिटीज क्या हो गई, डिराइव्ड।
अगर हमें फंडामेंटल से डिराइव क्वांटिटीज को डिफाइन करना है, तो ये जो फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज हैं जिनके टर्म में डिराइव क्वांटिटी डिफाइंड होंगी, ये उनके डायमेंशन से डिसाइड होगा कि वो डिराइव क्वांटिटीज किस तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटी से रिलेटेड होंगी। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि डिराइव क्वांटिटीज है आपकी, तो जैसे मान लिया हमें डिराइव करना है कि एक फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने ले लिया जिसमें हमने कहा मीटर है, सेकेंड है और आपका करंट है जिसको आप एम्पियर से रिप्रेजेंट करोगे, टेम्परेचर है केल्विन से, ये सारे आपके और भी हैं, लुमिनस इंटेंसिटी, मोल, ये सारी चीजें हैं। आपको उसे डिराइव क्वांटिटी निकालनी है। मान लीजिए आपने एक डिराइव क्वांटिटी निकालनी है जिसको जो आप मान लो एक एनर्जी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो इसलिए कौन सी क्वांटिटी होगी, जो फंडामेंटल नहीं है वो डिराइव्ड है। अब एनर्जी को आपको डिराइव करना है, तो एनर्जी को आपको डिराइव करना है तो आपको कॉन्सेप्ट पता है काइनेटिक एनर्जी का, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो ये जो हाफ mv² का फॉर्मूला आया है वो कैसे आया, ये हाफ mv भी हो सकता था, स्क्वायर क्यों लगा हुआ है, ये इस वजह से लगा हुआ है क्योंकि ये एनर्जी के डायमेंशन को बताता है और ये तभी एनर्जी का डायमेंशन अचीव करेगा। मान लो और एक पोटेंशियल एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला अलग है mgh, जहां ग्रेविटी है, हाइट है और मास है। अब ये है mgh, ये है पोटेंशियल एनर्जी, और हाफ mv² है, ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी। है दोनों एनर्जी, ये काइनेटिक की वजह से है, ये उसके पोटेंशियल यानी स्टेट उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है। तो ये जो दोनों एनर्जी हैं, दोनों एनर्जी सेम है। ये बात हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों एनर्जीज का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो डायमेंशन वो एंटिटीज है जो आपको ये बता पाती है कि दो क्वांटिटीज जो है वो सेम ही फिजिकल एंटिटीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं या डिफरेंट फिजिकल एंटिटीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो एक्चुअल में डायमेंशन है क्या, डायमेंशन वो एक्सपोनेंट पावर है जो आपके बेस क्वांटिटीज के ऊपर लगता है और वो किसमें कन्वर्ट कर देता है, उसे डिराइव्ड क्वांटिटीज में। यहां पे देखो हमने कहा हाफ mv², हाफ mv² में क्या क्या है आपका, हाफ m तो मास है, तो चलो उसके फिर बेस क्वांटिटीज के कुछ रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं। बेस क्वांटिटीज में आपको कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को रिप्रेजेंटेशन है, डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है इसका, डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन में लेंथ का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, m है, मास सॉरी लेंथ का क्या होगा l, मास का कितना होगा m, टाइम का कितना होगा डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन t, ये टेम्परेचर नहीं है टाइम है, और उसके ऊपर फिर टेम्परेचर का कितना होगा, उसकी यूनिट जो होती है, अब यहां से उसको लिखना शुरू करते हैं K, लुमिनस इंटेंसिटी का CD, इसी तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, उसको MOL लिखते हैं। तो ये उनके डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होंगे जिसमें मेजरली आपके जो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो MLT से। इसी तरीके से करंट का कितना होगा एम्पियर, डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में करंट को एम्पियर से रिप्रेजेंट, ए से रिप्रेजेंट नहीं करते, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आई से उसको करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कई लोग टेम्परेचर को थीटा से भी रिप्रेजेंट करेंगे, कई बार आपके पेपर में थीटा भी टर्म दिखाई देगा, तो ये दोनों नोटेशन एक्सेप्ट किए गए हैं। कई लोग के से भी रिप्रेजेंट करते हैं और थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये उनके डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हो गए। तो इन डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, जैसे हमने यहाँ पे क्या देख रहे थे, हम डिराइव्ड क्वांटिटी देख रहे थे हाफ mv², तो इसका डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, मास वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मास का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कैपिटल M, और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर अपॉन सेकेंड, जो यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट L और अपॉन टाइम, टाइम के लिए क्या हो गया T। तो इसका कितना हो गया M, और इसका क्या लगना है ऊपर स्क्वायर, तो ये हो गया ml² T-2। ये क्या हो गया, इसका डायमेंशन हो गया।
और इसी तरीके से आप देखो पोटेंशियल एनर्जी mgh, m का डायमेंशन मास, मास का डायमेंशन m, g क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से हो गया वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय टाइम, और हाइट किससे रिप्रेजेंट होगी, हाइट इज आल्सो अ लेंथ, ये l से रिप्रेजेंट होगी, तो आपका कितना बन गया ये m l और 2 बार l है l स्क्वायर, और ये कितना हो गया ये t, और t नीचे जाएगा t माइनस 2 ml स्क्वायर t माइनस 2। आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी का जो डायमेंशन है वही आपके काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन है, इसी वजह से पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम एंटिटीज को रिप्रेजेंट करेंगी, और वो सेम एंटिटी क्या होगी आपकी एनर्जी होगी। तो यहां से 2 बातें क्लियर हुई, डायमेंशन आपके 2 क्वांटिटीज को ये बताता है कि दोनों क्वांटिटीज एक ही फिजिकल एंटिटीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं या डिफरेंट फिजिकल एंटिटीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और उनके एसोसिएटेड फार्मूले को भी वो चेक कर सकता है कि आपका फार्मूला सही है या गलत है, क्योंकि अगर गलत हो गया तो आपका डायमेंशन चेंज हो जाएगा, और ये डायमेंशन अगर चेंज हो गया तो यानी वो उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आपका ये डायमेंशन का जो यूज है वो आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। अब जो अगला हमारा प्रॉब्लम सेट है, यहां से हम देखेंगे, जैसा हमने पहले भी आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि हम ज्यादा कॉन्सेप्ट का डिस्कशन जो भी करना होगा हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड होकर कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे। तो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा इसी प्रॉब्लम बेसिस में सॉल्व किया जाएगा, और हम वहीं से देखेंगे कि वो प्रॉब्लम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस किए जाएं। तो यहां पे आपने देख लिया कि हमें पूछा गया है कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ इंपल्स, इंपल्स का क्या डायमेंशन है, इंपल्स का क्या डायमेंशन है। तो आगे हमें यह समझना होगा कि इंपल्स को डिफाइन कैसे करते हैं, किस फिजिकल क्वांटिटीज को इंपल्स कहते हैं। सोचिए, आप बताइए किस फिजिकल क्वांटिटीज को इंपल्स कहते हैं। व्हाट इज द इंपल्स? बल इंटू समयांतराल, फोर्स इंटू टाइम। आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, आपके में इंग्लिश का भी एक बहुत बड़ा पोर्शन होगा, वहां पे ये वर्ड यूज होता है, ही इज वेरी इंपल्सिव, ही इज वेरी इंपल्सिव। व्हाट मीन ऑफ इंपल्सिव? इंपल्सिव का मीन ये होता है कि वो बहुत लंबे समय तक जुझारू प्रवृत्ति जो होती है उसको इंपल्सिव कहते हैं। वो लगातार लगा रहता है, लगातार लगा रहने मतलब वो लंबे समय तक वो एक फोर्स को अप्लाई कर रहा है, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम, इंपल्सिव। फोर्स इंटू टाइम। अब इसका डायमेंशन बताइए, तुरंत चेक करके बताइए, सॉल्व करके। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? खुद भी सॉल्व करते रहो साथ साथ में। फोर्स का डायमेंशन होगा, आपको फोर्स डिफाइन करना है। फोर्स कैसे डिफाइन करते हो? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स है, मास m हो गया, और एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम, और ये हो गया लेंथ अपॉन टाइम से वेलोसिटी बना, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो गया? एल टी माइनस 2। प्रैक्टिस करते करते सब याद हो जाएगा। लेंथ का डायमेंशन एल, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस 1, एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी माइनस 2। ये 3 चीजें अभी हमारे दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए। ये हो गया लेंथ, ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया एक्सेलरेशन। तो आपके फोर्स का डायमेंशन कितना हो गया? एम एल टी माइनस 2। ये हो गया आपका फोर्स। लेकिन अभी हम नहीं पहुंचे, ये नहीं कि आधा यहीं पे लगा के और आपने आंसर एक टिक कर दिया। ये फोर्स का डायमेंशन इसने नहीं पूछ रखा है। डायमेंशन किसका पूछ रहा है? इंपल्स का। इंपल्स का फॉर्मूला क्या है? इंपल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स बना आपका एम एल टी माइनस 2 इंटू टाइम टी, माइनस 2 में से 1 गया तो कितना बन गया? एम एल टी माइनस 1। आंसर डी इज करेक्ट। एक छोटा सा सवाल आपको एनडीए में 1 नंबर दे रहा है। मैं कह रहा हूं ये यूनिट एंड डायमेंशन एक ऐसा सेट है जो कि आपको श्योर शॉर्ट करता है। आपके बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम आएंगे, वहां गलतियों के चांसेस न के बराबर होंगे,
और वहां से आप पूरे नंबर जो है वो बोनस नंबर की तरह सिक्योर करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमें वैसे तो बात पूरी 100/100 की करनी है, हमारी बात होगी 100/100 की। और 100/100 कब मिलेगा? जब हम ऐसे छोटे छोटे सवालों को सही करते चले जाएंगे, ऐसे ही सवाल मिलने हैं, ठीक है। तो हमारा डायमेंशन इंपल्स का क्या हो गया? MLT-1। सेकेंड प्रॉब्लम लो, द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल एंड अर्ग। SI यूनिट क्या है आपकी? जूल है, और CGS यूनिट क्या हो गई आपकी? अर्ग। मैंने अभी बताया था कि आपकी जो यूनिट है वो दो टाइप के यूनिट डिफाइंड किए गए हैं। एक है आपकी SI यूनिट। SI यूनिट वो है जो कि इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस रखती हैं। SI का मतलब क्या हुआ? SI का मतलब हो गया इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम्स, इंटरनेशनल सिस्टम्स में क्या हो गया? जो हमने आपको अभी पीछे डिस्कस किया है, जितनी भी यूनिट हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए डिस्कस की हैं, वो किसके लिए डिस्कस की हैं? हमने SI के हिसाब से डिस्कस की हैं। जहां लेंथ को हम मीटर कह रहे हैं, मास को हम केजी कह रहे हैं, हम टाइम को हम सेकंड कह रहे हैं, हम लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला कह रहे हैं, एम्पियर करंट को हम एम्पियर कह रहे हैं। ये सारी यूनिट किसकी हैं? आपकी SI यूनिट है। SI यूनिट का होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपके जो भी सिस्टम के यूनिट बनाए गए हैं वो ग्लोबल एक्सेप्टेंस को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। ऐसा ना हो जाए कि भाई हमारा 1 मीटर लंदन में जाकर 1.5 मीटर बन रहा हो या 2 मीटर बन रहा हो। तो जो भी एक्सेप्टेंस यूनिट की हो वो ग्लोबली होनी चाहिए, इंटरनेशनली उसको चारों तरफ मान्यता मिलनी चाहिए, उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए और उतनी ही क्वांटिटी को बोला जाना चाहिए। इस वजह से आपके जो इंटरनेशनल सिस्टम्स बनाए गए, इंटरनेशनल सिस्टम में आपके उन चीजों को फिक्स किया गया है और उनको SI यूनिट में जगह मिली हुई है। इसके अलावा और भी यूनिट्स हैं, CGS यूनिट है। तो SI यूनिट जो बेसिकली MKS सिस्टम कहलाती है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। पहला लेंथ का मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। CGS यूनिट क्या है? CGS को लेंथ को किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में। ग्राम को किस में, मास को किस में मेजर करते हैं? ग्राम में। और टाइम को इसमें भी किस में मेजर करते हैं? सेकेंड में। तो ये आपकी दो टाइप की यूनिट होती है, SI यूनिट और CGS यूनिट। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आपकी जो दो यूनिट है SI और CGS यूनिट जो है, SI और CGS यूनिट में आपका कन्वर्जन कैसे होगा? अगर आपको एनर्जी के लिए SI यूनिट भी लिख दी गई और एनर्जी के लिए आपकी CGS यूनिट भी लिखी जा रही है, तो एक जूल में कितने अर्ग होंगे? एक जूल में मेन क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी अर्ग्स इन 1 जूल? एक जूल बराबर कितने अर्ग? यही हमें निकालना है। एक जूल में कितने अर्ग होंगे, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें पता होनी चाहिए कि ये किसकी यूनिट लिखी गई है? एनर्जी की। और एनर्जी के लिए हमने अभी यूनिट निकाला है, वो कितना होता है? सबसे आसान तरीका है, हाफ mv² से निकाल लो या mgh से निकाल लो। तो mgh कभी भी एग्जाम में मेमोरी पे भरोसा तभी करना जब चीजों की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो, उसके बाद भी एक बार उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना। एनर्जी को किससे निकालेंगे? mgh, पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी टाइप की एनर्जी हो उसकी डायमेंशन सेम होती हैं। तो आगे हम यहाँ पे डायमेंशन निकालना है एनर्जी का। तो एनर्जी का मास का m, g का हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2 और हाइट का हो गया L। तो ये हो गया ml² T-2। ये हो गई आपकी एनर्जी की यूनिट। चलो भाई यहां रख लो, एनर्जी की यूनिट हो गई ml² T-2। अब आपको लिखना है 1 जूल। 1 जूल एक SI यूनिट है और 1 अर्ग क्या है? CGS यूनिट है। तो आप इसकी यूनिट लिखना शुरू करो। यहां पे क्या है? m से मास। मास को SI यूनिट में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 kg। 1 kg हो गया, डिवाइडेड बाय ये हो गया SI में। और अर्ग किसकी यूनिट है? CGS की यूनिट है। CGS में मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 ग्राम। और इसकी पावर कितनी है? 1। चलो इसकी पावर 1 लगा दिया। 1 kg डिवाइडेड बाय 1 ग्राम की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय, यहां लेंथ है। लेंथ को SI यूनिट में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मीटर से। तो वो हो गया 1 मीटर। CGS यूनिट में लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सेंटीमीटर से। 1 सेंटीमीटर की पावर 2। क्लियर है?
और दूसरा है फिर यहाँ टाइम, टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एसआई यूनिट हो चाहे सीजीएस यूनिट हो, टाइम हमेशा एक समान रहता है, इसीलिए कहते हैं सबका टाइम आएगा। तो सबका टाइम क्यों आएगा, क्योंकि टाइम हमेशा बराबर रहता है, इसीलिए सबका आता है। तो ये हो गया, आपको इसी को सॉल्व करना है। ग्राम से किलोग्राम कैंसिल हुआ, कितना आया 10⁻³ सेंटीमीटर से मीटर कैंसिल हुआ, कितना आया, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 10⁻²। और ये सेकंड से सेकंड पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बना, 1⁻², 1 ही होगा। तो ये कितना हो गया 10⁻³ की पावर 1 मल्टीप्लाइड 10⁻², इसको सॉल्व किया कितना हो गया 10⁻³ इंटू 10⁻⁴। एक्सपोनेंट पावर हमेशा क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये कितना बन गया टोटल आंसर 10⁻⁷। तो आपको पता चल गया कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10⁻⁷ अर्ग होते हैं। कहां से निकाला हमने, डायमेंशन से। तो डायमेंशन क्या बताता है, एक एसआई यूनिट को दूसरे सीजीएस यूनिट या अदर यूनिट में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो उसका कन्वर्टिंग फैक्टर क्या होगा, ये भी आप डायमेंशन की हेल्प से निकाल सकते हो। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि एसआई यूनिट के अगर जूल को सीजीएस यूनिट के अगर अर्ग में कन्वर्ट करेंगे तो 1 जूल में 10⁷ अर्ग मिलेंगे। क्लियर है, इसको भी क्लियर। चलो नेक्स्ट कर दो। अगला क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ हीट कैपेसिटी। चलो अगले क्वेश्चन को देखो, खुद से कोशिश करो भाई एक बार। हीट कैपेसिटी क्या होती है, ऊष्मा, ऊष्मा नहीं होता, क्या होता है, ऊष्मा। हीट आप पढ़े होंगे, बहुत एक पॉपुलर सा स्टेटमेंट है, हीट, व्हाट इज द हीट, हीट इज नथिंग, हीट इज द ट्रांजिट ऑफ एनर्जी। हीट भी क्या है, एक तरीके की एनर्जी है। तो अगर हीट और एनर्जी एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो उसका डायमेंशन क्या होगा एनर्जी का, हम निकाल के आए थे ml² T-2। ये किसका डायमेंशन होता है, एनर्जी का। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट टाइम, कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल होता है, सर जी कुछ भी पढ़ा दें तो आप उसको मान लोगे, टाइम नहीं होता, वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर होता है। अमाउंट ऑफ हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज से कितना हीट फ्लो हो रहा है वो क्या बताता है, हीट कैपेसिटी। तो हीट पे निकालो, फिर क्या हो गया ml² T-2, ये तो हो गया आपका Q, और डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना हो गया, टेम्परेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बेस क्वांटिटी में, केल्विन से, डिवाइडेड बाय केल्विन। तो ये कितना हो गया ml² T-2 K-1, ml² T-2 K-1। देखो ऑप्शन में यहां पे एक 1 होना चाहिए था, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए ना, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए, यहां 1 था। तो ये आंसर कौन सा सही होगा, बी आंसर, ml² T-2 K-1, ये हीट कैपेसिटी की डायमेंशन होगी। क्लियर है, चलो आगे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में ही सारा सोल्यूशन दिया होता है, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, ये सारी जो भी चीजें आपको पता चलती हैं वो क्वेश्चन को ही पढ़ के बार बार पढ़ोगे तो क्वेश्चन क्लियर कर देगा, खुद से आंसर चिल्लाने लगता है क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन समझो कि क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम डायमेंशन, किन युग्मों की बीमाएं समान हैं। तो इसमें आपको दो यूनिट दे रखी, 2 क्वांटिटीज दे रखी हैं, वर्क एंड टॉर्क की बीमा समान है, फोर्स एंड पोटेंशियल का डायमेंशन सेम है, एनर्जी एंड पावर का डायमेंशन सेम है, टॉर्क एंड फोर्स का डायमेंशन सेम है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा।
आपको समझ में आ रहा है फोर्स और एनर्जी। भाई साहब ये पढ़ के ही हमें पता है कि फोर्स अलग चीज होती है, एनर्जी अलग चीज होती है, तो ये चीज तो संभव नहीं है। फोर्स और एनर्जी दो डिफरेंट एंटिटीज हैं, आपको बहुत पहले से पता है। फोर्स एम में है, एनर्जी क्या है, mgh है, उसमें हाइट का भी एक रोल आएगा, तो वो क्या हो जाएगी, ये दो अलग एंटिटीज हैं। आपको यहाँ पे इनकी बीमाओं को सेम है या नहीं है ये आपको पहले ही पता है। मैंने पहले ही बताया है कि जो दो एंटिटी दो डिफरेंट क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं उनकी बीमाएं कभी भी समान नहीं हो सकती। तो इस वजह से पहला तो गलत हो गया। दूसरा हमें डाउट है भाई, हमने टॉर्क को पढ़ा तो है लेकिन अब कैसे, अब इसको तो चेक करना पड़ेगा। एक ये डाउट में है एनर्जी एंड पावर, और दूसरा हो गया टॉर्क एंड फोर्स। तो पहला गलत है, दूसरे पे आ जाते हैं वर्क एंड टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है कि अगर किसी चीज को रोटेट हम कर रहे हैं तो जो भी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर जो इसकी डिस्टेंस है, इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है, वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वही टॉर्क बनता है। तो F इंटू डी, जहां पे टाउ जो है, टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ इक्वल टू F इंटू डी, जहां पे d क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। दूसरा क्या रखा है, वर्क। वर्क क्या होता है, वर्क भी तो कुछ यही क्वांटिटी है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां भी फोर्स इंटू डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट। दोनों क्वांटिटीज सेम ही डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहेंगी। विच आंसर इज करेक्ट, आंसर बी इज करेक्ट। क्लियर है, इसके लिए डायमेंशन लिखने की भी जरूरत नहीं है। आपने इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से समझा कि डायमेंशन उन्हीं दो क्वांटिटीज का सेम होगा जो एक सेम फिजिकल एंटिटीज को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बना, ये भी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि डिस्प्लेसमेंट है। ये दोनों के एक ही फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इस वजह से इनके डायमेंशन भी क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द प्लांक कांस्टेंट इज, चलो जल्दी बताओ प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा। आपके हेल्प के लिए मैं बता दे रहा हूं प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, E इक्वल टू एच न्यू। कुछ फार्मूले आपको आगे मिलेंगे और उन फार्मूले, डायमेंशन चूंकि एक ऐसा चैप्टर है जहां पे आपके सारे फार्मूले एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, तो इस वजह से आप ये घबराइएगा नहीं। ये सारा जब हम कवर करेंगे तो कुछ थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पे रखिए, बाकी जब आगे फिजिक्स का पार्ट बढ़ेगा तो वहां पे हम इन सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे। तो यहां जल्दी करिए, फार्मूला क्या है, इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, और ई क्या है, एनर्जी। किसी भी वेव पैकेट की एनर्जी उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इक्वल टू एच न्यू, जहां एच एक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है, उसकी डायमेंशन हमें निकालनी है। अब डायमेंशन निकालनी है तो हमें पता है ई क्या है, एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन अब तो रट जाना चाहिए, ml स्क्वायर टी माइनस 2, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल अपॉन रेसिप्रोकेट ऑफ टाइम, टाइम का रेसिप्रोकल होता है। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या हो गया, न्यू का डायमेंशन हो गया टी माइनस 1। तो आपका प्लांक कांस्टेंट E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू से निकाला, आपको H की वैल्यू क्या पता चल गई, E बाई न्यू, E बाई न्यू पता चल गई। तो आपका E बाई न्यू H के लिए निकालो भाई, E बाई न्यू, ये हो गया ml स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई टी माइनस 1। ठीक है, और ये बन गया आपका प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन कितना आया, ml स्क्वायर, ये t माइनस 1 ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा, t प्लस 1 बनेगा, ये हो गया ml स्क्वायर t माइनस 1। और भाई ऐसा सवाल अगर आ गए तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, फिर ये इन्हीं सवालों पे स्टे लिए जाते हैं एग्जाम में, समझ रहे हो। यूपीएससी में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये इट इज आवर टाइपिंग मिस्टेक। यहां पे एक होना चाहिए ml स्क्वायर टी माइनस 1, ये होगा। यूपीएससी ऐसी गलती नहीं करता, हमसे हो जाती है, हम इंसान हैं, साधारण लोग हैं,
यूपीएससी जैसे महान पेपर सेटर हम नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, ml स्क्वायर t माइनस 1। ठीक है, ये हो गया प्लांक कांस्टेंट। अब अगला जो आपका क्वेश्चन आएगा वो कौन सा है? अगला क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऐसे ही कुछ सवालों के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई डिफाइंड होती है प्रेशर जो कि वो है F बाई ए, और जो भी उसकी विकृति है, जो भी उसका डिफॉर्मेशन है डेल्टा L बाई एल, यही क्या बनाती है? यंग मॉडुलस। तो यहां से आपको पता चल गया F बाई ए और इंटू डेल्टा L बाई एल। अब आप इसका डायमेंशन लिखना शुरू करो। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? M इंटू ए, एम ए का एल टी माइनस 2 अपॉन एरिया लेंथ का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये क्या है? डेल्टा एल। लेंथ में कितना चेंज हो रहा है? तो लेंथ में चेंज भी होगा तो किसमें होगा? एल में, और डिवाइडेड बाई एल। ये तो डायमेंशन लेस हो गया। ये कितना बचा? एम एल माइनस 2 और ऊपर प्लस 1 माइनस 1 टी माइनस 2, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। क्लियर है? ऐसे ही छोटे छोटे सवाल बनने हैं आपके एग्जाम में, उसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आ गया भाई प्लांक कांस्टेंट। अब की बार तो आपको प्लांक कांस्टेंट फिक्स करना पड़ेगा। प्लांक कांस्टेंट क्या था? E इक्वल टू एच न्यू। प्लांक कांस्टेंट का अब तो फार्मूला क्लियर होना चाहिए दिमाग में, 2 बार आ चुका है। E इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्लांक कांस्टेंट हैज द सेम यूनिट एज। प्लांक कांस्टेंट का वही मात्रक है जो इनमें से निम्न का है। तो प्लांक कांस्टेंट का हमने इक्वल टू एच न्यू से निकाला था, तो ये क्या था? E की वैल्यू ml स्क्वायर टी माइनस 2 और h डिवाइडेड बाई न्यू टी माइनस 1। तो ये कितना हो गया आपका डायमेंशन? ml स्क्वायर टी माइनस 1 बन गया था प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन। ये आपका प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया ml स्क्वायर टी माइनस 1। अब आपको चेक करना है कि ये डायमेंशन निम्न में से और किस कॉम्बिनेशन से ये आप डायमेंशन अचीव कर सकते हो। तो ये चीज देखो, सब में फोर्स है, तो हमें ये जानना होगा कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। तुरंत लिखो भाई, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2 ये होगा फोर्स का। और यहां पे क्या है? एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। तो भाई फोर्स में एल एक कम है और यहाँ पे t माइनस 2 है, ये t माइनस 1 है। तो यहाँ पे अगर एक और t बढ़ा दिया जाए तो t माइनस 2 में से एक t घट जाएगा, t माइनस 1। यानी एक लेंथ चाहिए और एक टाइम चाहिए, और फोर्स तो होना ही चाहिए। तो फोर्स होना चाहिए और एक लेंथ जो कि डिस्टेंस है और एक टाइम जो कि समय है। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम का जो डायमेंशन आएगा, इसमें लेंथ मल्टीप्लाई कर दो और टाइम मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना बन जाएगा? ml स्क्वायर टी माइनस 1 बन जाएगा, जो कि वही डायमेंशन है जो यहां पे है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। हाँ, द डायमेंशन ऑफ, इसी टाइप के क्वेश्चनों की मैं बात करता हूं कि जिन क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होने की जरूरत है, और आपका ये क्वेश्चन तुरंत 2 मिनट में सही होगा और आपको पूरा नंबर देता है। ये आपको बस इसमें अपनी घबराना नहीं है क्वेश्चन की लैंग्वेज देखकर कि अरे भाई ये कैसा क्वेश्चन आ गया बड़ा सा, इसको तो कभी प्रैक्टिस किया ही नहीं। क्वेश्चन कुछ नहीं है। क्वेश्चन में यहां पे आपको दिया गया है द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी इन द रिलेशन ऑफ पी इक्वल टू ए बाई ए प्लस बी बाई बी, वेयर पी इज अ प्रेशर, एक्स इज अ डिस्टेंस। चलो भाई, हमें दे दिया पी का एक फार्मूला इन्होंने बना दिया अपने हिसाब से, ए प्लस बी बाई बी, जहां पे ये कह रहे हैं कि जो आपका पी है वो प्रेशर है और एक्स तो इसमें दे नहीं रखा है। इसको मान लो ये एक ही जगह क्या होगा? एक्स है, एक ही जगह क्या है? ये एक्स है। तो इसको आप
x प्लस बी कर लो, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, फिर से वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि प्रेशर का डायमेंशन क्या दे रखा है, P इक्वल टू ए प्लस बी बाई बी। चलो जो भी क्वेश्चन सामने आया है उसी को मान के सॉल्व कर रहे हैं। P इक्वल टू ए प्लस बी बाई बी, ए बाई बी का डायमेंशन कितना होगा, ए बाई बी का डायमेंशन ही आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो आप ये देखो कि P क्या है, P क्या है, प्रेशर है, प्रेशर को आप कैसे समझते हो, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया ही प्रेशर बनता है। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया एल स्क्वायर, ये कितना बन गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये बन गया प्रेशर, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये हो गया आपका प्रेशर। अब आपको एक चीज जाननी होगी कि कोई भी दो क्वांटिटीज तभी एक साथ जोड़ी या घटाई जा सकती हैं जब उनकी एंटिटीज सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही हो। भाई दोस्ती और दुश्मनी जो है वो बराबर की है, हम बराबरी में ही दोस्ती करते, बराबरी में ही दुश्मनी करते हैं। तो जो साथ में आएगा, जो जोड़ा या घटाया जा सकता है, वो बराबरी की ही क्वांटिटीज होती हैं। उसी में जोड़ संभव है, उसी में घटाना संभव है, उसी में एडिशन पॉसिबल है, उसी में सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो अगर कोई दो चीज एक दूसरे के साथ जोड़ी या घटाई जा रही है तो वो सेम क्वांटिटीज होंगी। और चूंकि इक्वल के इस साइड में है तो P को इसको ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, A बाई बी प्लस B बाई बी, और ये क्या हो जाएगा आपका B बाई बी, तो चलो 1 है, वो तो कांस्टेंट हो गया A बाई बी। तो A बाई बी किसके बराबर हो रहा है डायमेंशनली, प्रेशर के। तो A बाई बी अगर प्रेशर के बराबर है और प्रेशर का डायमेंशन हमने निकाल रखा है, प्रेशर का डायमेंशन कितना है, ml माइनस वन टी माइनस टू, तो ये यहां से क्या हो गया, A बाई बी का भी डायमेंशन किसके बराबर होगा, प्रेशर के, ml माइनस वन टी माइनस टू, ml माइनस वन टी माइनस टू, m की पावर 1 l माइनस वन टी माइनस टू। क्लियर है। तो इस तरीके से जो आपका सारा डायमेंशनल एनालिसिस का चैप्टर है वो दो तीन चीजों को आपको क्लियर कर रहा है दिमाग में। पहला, डायमेंशन से हम क्या बता पा रहे हैं, हम डायमेंशन से ये बता पा रहे हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किन्हीं अनदर पैरामीटर में किस तरीके से लिखी जाती है। एनर्जी लिखना है, मास है, वेलोसिटी है, तो हमें मास और वेलोसिटी के टर्म में हम कैसे एनर्जी लिख सकते हैं। दूसरी क्या बता रही है, अगर कोई फार्मूला लिखा हुआ है तो फार्मूला करेक्ट है या रॉन्ग है, उसकी एक्सपोनेंट पावर क्या होनी चाहिए। अगर कुछ गलत लिखा है तो आप उसके डायमेंशन को निकालकर आप ये बता सकते हैं कि नहीं भाई यहाँ स्क्वायर नहीं हो सकता, यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, या क्यूब नहीं हो सकता, यहाँ पे पावर 1 होगी। तीसरी क्या चीजों को बता रहा है डायमेंशन तीसरी चीजों को ये बता रहा है कि अगर मान लो आपको कोई रिलेशनशिप डेवलप करनी है तो आप किसी भी चीज का अगर आपकी डिपेंडेंसी पता है तो आप उस रिलेशन को उन डिपेंडेंट पैरामीटर के आधार पे डेवलप कर सकते हो। तो इस तरीके से ये आपका डायमेंशन जो है ये इन सारे क्वेश्चन पे आपको क्लियर होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल सम टूल्स को और उनके क्या क्या रोल हैं। उसके आगे जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा यूनिट एंड डायमेंशन का स्टार्ट होगा। यूनिट एंड डायमेंशन से जो मोशन ऑफ प्लेन का स्टार्ट होगा। तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। उसको ना पहले से थोड़ा सा समझ गए। जबरदस्त था। एनालिसिस में पसीना होता है जैसी लगता है।